ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 331। इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? तुमने ठीक से तलाश की थी या नहीं? करण सिन्हा ने अपने आदमियों से सवाल किया, जो आपस में उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। अश्वगति रेसकोर्स, जो कि गोवा के शीर्ष 3 रेसकोर्स में से एक था, काफी बड़ा क्षेत्र था। अभी अभी उन्होंने तलाश की थी और पूरी तरह से ऑफिस बिल्डिंग के अंदर तक देख लिया था। इस विशाल अश्वगति रेसकोर्स में 200-300 लोगों का छिपना तो दूर, 2-3 लोग भी थोड़े समय में नहीं मिल सकते थे। करण सिन्हा ने खुद को शांत करने की कोशिश की, चारों ओर ध्यान से देखा और फिर उसने राहत की सांस ली। हाँ, अर्जुन कपूर इतना घमंडी कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं। पहले तो वह घबरा गया था, लेकिन जब उसने ध्यान से गिना तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कपूर के लोगों की संख्या अधिकतम 200 से कुछ अधिक थी और उसकी टीम की संख्या भी लगभग उतनी ही थी। संख्या में इतना बड़ा अंतर न होने के कारण करण सिन्हा अब भी बहुत आत्मविश्वास से भरा था। उसके आदमी सभी जंग के मैदान में तपा हुआ दस्ता थे और उनमें से अधिकांश अकेले ही 2-2 को हराने में सक्षम थे। ऐसे में करण सिन्हा को अभी भी जीतने का भरोसा था। और हाँ, शर्मा परिवार से मदद की उम्मीद मत रखना। शर्मा परिवार को हमारे सिन्हा परिवार ने पहले ही रोक लिया है। करण सिन्हा ने व्यंग्य से कहा। आज तुम्हारी हार तय है। अर्जुन कपूर ने ठंडी मुस्कान दी। तुम सच में मरना चाहते हो, है ना? शुरुआत में उसने शर्मा परिवार से मदद लेने की सोची भी नहीं थी। नहीं तो शर्मा परिवार से सैकड़ों आदमी बुलाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। करण सिन्हा के गुंडों से निपटने के लिए नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के उसके खुद के लोग ही काफी थे। हमला करो, अर्जुन कपूर ने ऊंचाई से खड़े होकर आदेश दिया। तुरंत नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप और अश्वगति रेसकोर्स के सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। मारो मारो, करण सिन्हा ने भी आदेश दिया। कुछ ही पलों में अर्जुन कपूर के लोग और करण सिन्हा के गुंडे एक दूसरे से भीषण संघर्ष में कूद पड़े। करण सिन्हा ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी, एक दुबले पतले लेकिन तेज आदमी की ओर देखा। वह व्यक्ति तुरंत भीड़ के बीच से तेजी से निकलकर अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा। ये व्यक्ति करण सिन्हा का सबसे बड़ा अस्त्र था, गोवा के सबसे ताकतवर फाइटर्स में से एक। उसकी गति और ताकत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह साधारण आदमी नहीं था। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के एक विशेष बल के सैनिक ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर 2 और सुरक्षा गार्ड उसे रोकने आए, लेकिन उसने उन दोनों को भी हरा दिया। अर्जुन कपूर की ओर जाते हुए वह व्यक्ति विश्वास से भरा था कि अब अर्जुन कपूर का बचना असंभव है। लेकिन अर्जुन कपूर अब भी शांत खड़ा था। जब वह आदमी ऊंचाई पर चढ़कर अर्जुन कपूर पर हमला करने आया तो अर्जुन कपूर ने एक पतली बांस की छड़ी उठा ली, जो दर्शकों में से किसी ने छोड़ी थी। ये बांस की छड़ी अब अर्जुन कपूर के हाथ में एक तेज तलवार की तरह लग रही थी। चलो देखते हैं मेरी टॉप लेवल तलवारबाजी कितनी प्रभावी है, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। पटाख, एक तेज आवाज के साथ बांस की छड़ी सीधा उस व्यक्ति के हाथ पर पड़ी। उस आदमी के चेहरे पर दर्द के भाव साफ झलक रहे थे। पटाख पटाख पटाख, अर्जुन कपूर ने लगातार हमले किए। कुछ ही पलों में वह दुबला पतला आदमी पूरी तरह से भ्रमित हो गया और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। टॉप लेवल तलवारबाजी सच में प्रभावशाली थी। जब वह आदमी अर्जुन कपूर की बांस की छड़ी से खुद को बचाने में व्यस्त था, अर्जुन कपूर ने अचानक उसके पेट में एक जोरदार किक मारी। धड़ाम, वह आदमी कई मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर बुरी तरह लुढ़क गया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने कुछ ही झटकों में उसे पूरी तरह से हरा दिया और जमीन पर गिरा दिया। करण सिन्हा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता, जिसे उसने सबसे ताकतवर समझा था, अर्जुन कपूर ने कुछ ही मिनटों में हराकर जमीन पर गिरा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, करण सिन्हा ने खुद को सांत्वना दी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कि उसके 200 से अधिक गुंडों में से ज्यादातर को नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के लोगों ने हरा दिया था और अब केवल कुछ इधर उधर भाग रहे थे। कुछ ही सेकंड में बचे हुए गुंडों को भी काबू कर लिया गया। अब करण सिन्हा पूरी तरह से फंस चुका था। अब बताओ, कौन अकेला रह गया है? ऊपर खड़े अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। करण सिन्हा पूरी तरह से घबरा गया था। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। बॉस अर्जुन, ये एक गलतफहमी थी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी, करण सिन्हा ने घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा। गलतफहमी? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी।
लेकिन इस हल्की मुस्कान से करण सिन्हा को और ज्यादा डर लगने लगा। बॉस अर्जुन, ये सब करण सिन्हा ने मुझे करने के लिए कहा था। उसने मुझे उकसाया था। अपनी जान बचाने के लिए करण सिन्हा ने सारा इल्जाम करण सिन्हा पर डाल दिया। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? अर्जुन कपूर ने गहरी नज़र से देखा। अब करण सिन्हा सिर्फ एक मोहरा था। अर्जुन कपूर का असली निशाना करण सिन्हा था। हाँ हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, करण सिन्हा ने झटपट जवाब दिया। अर्जुन कपूर मुस्कुराया और फिर करण सिन्हा को एक बहुत ही दिलचस्प आदेश दिया। अध्याय 332। जब तुम करण सिन्हा से संपर्क करो तो उसे बताना कि यहाँ सब कुछ संभाल लिया गया है और उसे जल्द से जल्द आने के लिए कहना। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या? फरहान वर्मा एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत समझ गया कि अर्जुन कपूर उसे फंसाने की योजना बना रहे हैं। तो क्या तुम तैयार हो? अर्जुन कपूर ने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़ा और फरहान वर्मा की ओर घूंसा लहराया। हाँ, मैं तैयार हूँ, फरहान वर्मा ने तुरंत चिल्लाकर कहा। बॉडीगार्ड का घूंसा फरहान वर्मा के चेहरे से सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गया। हाँ, तुम्हारा काम सिर्फ करण सिन्हा को बुलाना नहीं है, बल्कि इसे स्वाभाविक दिखाना है ताकि उसे कोई शक न हो। समझे? अर्जुन कपूर ने सावधानी से याद दिलाया। समझ गया, फरहान वर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर ने इशारा किया कि वह कॉल कर सकता है। फरहान वर्मा ने गहरी सांस ली, अपना फ़ोन निकाला और करण सिन्हा का नंबर डायल किया। कैसा चल रहा है? फ़ोन के दूसरी ओर करण सिन्हा अपनी विला में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब हो गया करण भाई, हालांकि बीच में थोड़ी समस्या आई, लेकिन अर्जुन कपूर को पकड़ लिया गया है और वह अभी हमारे पास है, फरहान वर्मा ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करण सिन्हा उत्साहित होकर बोला। अब क्या करें करण भाई, क्या मैं अर्जुन कपूर को आपकी विला में भेज दूं? फरहान वर्मा ने पूछा, जैसा कि अर्जुन कपूर ने निर्देश दिया था, ताकि करण सिन्हा को खुद आने के लिए मजबूर किया जा सके। नहीं, मैं खुद अश्वगति रेसकोर्स आ रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ों को अपने हाथों से हैंडल करना होगा। करण सिन्हा ने खुद आगे बढ़कर आने का फैसला किया। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फरहान वर्मा ने चैन की सांस ली और कॉल काट दी। करण सिन्हा को फंसाने का काम अब पूरा हो चुका था। उसी समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ गूंजी। डिंग! 60वें दिन के अलगाव पर पुरस्कार। टिफनी ग्रुप के 7% शेयर अधिग्रहण दस्तावेज आपके होटल के कमरे में रखे गए हैं, कृपया जांच करें। अर्जुन कपूर ने सिस्टम के इनाम को देखा और संतोषपूर्वक मुस्कुराया। अब मेरे पास टिफनी ग्रुप के कुल 49% शेयर हैं। बस 1% और मिल जाए तो मैं सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता हूं। अर्जुन कपूर हल्की निराशा के साथ सोच रहा था कि अगर उसे 1.1% और मिल जाते तो वह टिफनी ग्रुप का प्रमुख शेयरधारक बन जाता। आधे घंटे बाद करण सिन्हा ने अपनी बुगाटी सुपरकार को धीरे धीरे अश्वगति रेसकोर्स के अंदर चलाया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे एक छोटी सी बात पर शक हुआ। रेसकोर्स के सभी सुरक्षा गार्ड बदल दिए गए थे। करण सिन्हा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तेज़ रफ्तार में रेसकोर्स के बीच में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? देखो मैं कौन हूँ, तुम एक सिन्हा परिवार के वारिस को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? करण सिन्हा गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर शराब और आरामतलब जीवन के कारण कमजोर हो चुका था और कुछ ही मिनटों में उसे घसीटकर बॉस के ऑफिस में लाया गया। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, करण सिन्हा का दिमाग सुन्न पड़ गया। वहां उसने देखा, जिस अर्जुन कपूर को बांध कर रखने की बात हो रही थी, वह आराम से बॉस की कुर्सी पर बैठा था, जबकि फरहान वर्मा डर के मारे कोने में सिमटा हुआ खड़ा था। तुरंत ही करण सिन्हा को सारी सच्चाई समझ आ गई। तो तुमने मुझे धोखा दिया। बस रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, करण सिन्हा ने गुस्से में फरहान वर्मा को घूरते हुए कहा। फरहान वर्मा ने सिर झुका लिया और चुपचाप खड़ा रहा। अब भी धमकी देने की सोच रहे हो? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम समझते क्या हो? करण सिन्हा ने घबराए स्वर में पूछा। अब जब तुम फंस ही गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि कल की रेस में धोखाधड़ी से लेकर आज की गुंडागर्दी तक सब तुम्हारी ही साजिश थी। करण सिन्हा ने घमंड से सिर उठाया और कहा, हाँ, मैंने सब किया, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं सिन्हा परिवार का वारिस हूं, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझ पर हाथ उठाने की? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। तुमने खुद ही मांगा है। अर्जुन कपूर ने इशारा किया और नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत करण सिन्हा को घूंसे और लातों से पीटना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद करण सिन्हा की नाक से खून बह रहा था, चेहरा सूज गया था और कुछ दांत टूट गए थे। अब भी मुझे धमकाने की कोशिश करोगे? करण सिन्हा अब बोल नहीं पा रहा था, बस दबी हुई आवाज में कराह रहा था। अब देखो, मैंने तुम्हारी वजह से रेसकोर्स में हुए नुकसान की भरपाई मांगी है।
अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। भरपाई कितनी? करण सिन्हा ने डरते हुए पूछा। अर्जुन कपूर ने जो नंबर बताया वह सुनकर करण सिन्हा का पूरा शरीर कांप उठा। अध्याय 333। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे रेसकोर्स को हुए नुकसान और मानसिक प्रताड़ना के बदले बस 500 मिलियन की भरपाई चाहिए। अर्जुन कपूर ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। तुम कितना मांग रहे हो? 500 मिलियन। करण सिन्हा की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई अविश्वसनीय बात सुन ली हो। 500 मिलियन? क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों, क्या ये बहुत कम लग रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि यह कम है तो मुझे 100 मिलियन और दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम सपने देख रहे हो। 500 मिलियन? ये बिल्कुल असंभव है। करण सिन्हा ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। अगर वह अर्जुन कपूर को और 500 मिलियन दे देता तो अब तक सिन्हा परिवार का कुल नुकसान 10 बिलियन से ज्यादा हो जाता। असंभव। ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते तुम अश्वगति रेसकोर्स से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? ठीक है, मैं 100 मिलियन दे सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। करण सिन्हा ने मोलभाव करने की कोशिश की। इसमें कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। अर्जुन कपूर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। करण सिन्हा घबरा गया। वह जानता था कि अगर उसे गोडाउन में डाल दिया गया तो वहां क्या हो सकता है। मेरे पास अभी केवल 100 मिलियन है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होंगे। ऐसा करते हैं, मैं अपने भाई निखिल सिन्हा को फ़ोन करता हूं और उसे पैसे लेकर आने के लिए कहता हूं। ठीक है, करण सिन्हा ने घबराते हुए कहा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और संकेत दिया कि वह कॉल कर सकता है। दूसरी ओर सिन्हा विला में फ़ोन बजा और निखिल सिन्हा ने कॉल उठाई। क्या तुम्हें बंधक बना लिया गया है और तुमसे 500 मिलियन मांगे जा रहे हैं? निखिल सिन्हा गुस्से से उबल पड़ा। सिन्हा परिवार से कोई इस तरह से पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और वो भी किसी टॉप बिजनेस परिवार का हिस्सा न होने वाला आदमी। भाई, तुम जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अंत में करण सिन्हा ने एक संकेत दिया, जिससे निखिल सिन्हा समझ गया कि उसे पैसे नहीं बल्कि आदमी लेकर आना है। समझ गया, बेवकूफ़। पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारी मूर्खता का क्या करना है। निखिल सिन्हा ने गुस्से में कहा और तुरंत सिन्हा परिवार के कुछ खास बॉडीगार्ड्स को लेकर अश्वगति रेसकोर्स की ओर रवाना हुआ। मैं देखना चाहता हूं कि यह इंसान कौन है जो सिन्हा परिवार से दुश्मनी लेने की हिम्मत कर रहा है। कुछ मिनट बाद एक लग्जरी कार ने अश्वगति रेसकोर्स में प्रवेश किया, लेकिन उसमें से सिन्हा परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि तान्या शर्मा और तनय शर्मा परिवार के वारिस निकले। तान्या शर्मा ने करण सिन्हा को बंधक बने देखा और तुरंत अर्जुन कपूर के प्रति सम्मान से भर गया। भाई अर्जुन तो सच में गजब हैं। उन्होंने तो करण सिन्हा को ही बंधक बना लिया। ये काम शर्मा परिवार के वारिस भी नहीं कर सकते थे। तान्या शर्मा ने करण सिन्हा की ओर देखा, फिर कुछ गंभीर होकर अर्जुन कपूर से कहा, मुझे लगता है ये बहुत जोखिम भरा है। क्यों न करण सिन्हा को छोड़ दो और थोड़ा नुकसान बचा लो। हालांकि शर्मा परिवार और सिन्हा परिवार कट्टर दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुलकर झगड़ा नहीं किया था। लेकिन अब अर्जुन कपूर ने करण सिन्हा को बंधक बना लिया और 500 मिलियन की मांग की, जिससे सिन्हा परिवार की बेइज्जती हो रही थी। यह ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर कोई समस्या हुई तो मैं देख लूंगा, अर्जुन कपूर ने बेफिक्री से जवाब दिया। वह जानता था कि अगर वह ये काम पूरा कर लेता तो उसे टिफनी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक और अध्यक्ष बनने का इनाम मिलेगा। तभी एक लंबा काफिला रेसकोर्स में दाखिल हुआ। सिन्हा परिवार आ चुका था। अध्याय 334। काफिला रुक गया। सफेद दस्ताने पहने हुए ड्राइवर तुरंत कार से उतरा, पीछे गया, झुका और बेहद सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला। एक बेहद प्रभावशाली और रौबदार व्यक्तित्व वाला युवा कार से बाहर निकला। साथ ही दूसरी कारों में मौजूद सिन्हा परिवार के बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी बाहर निकले और रास्ते के दोनों ओर कतारबद्ध होकर झुक गए। ये निखिल सिन्हा हमेशा इतना दिखावा क्यों करता है? इसे देखकर कोई भी सोचेगा कि सिन्हा परिवार ही गोवा का सबसे अमीर खानदान है। दूर खड़े तान्या शर्मा ने व्यंग्य से कहा, जब मैं और मेरे भाई यहाँ आए थे तब हमारे साथ सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड थे, लेकिन ये निखिल सिन्हा जहाँ भी जाता है उसके साथ दर्जनों बॉडीगार्ड्स रहते हैं। इसे हर जगह तमाशा करना ज़रूरी लगता है। अर्जुन कपूर, अब तुम गए काम से। करण सिन्हा ने अपने पिता को आते देखा तो उसकी अकड़ फिर लौट आए और वह जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे 5 अरब चाहते हो? हा, मैं तो तुम्हें 10 रुपये भी नहीं दूंगा। अब देखना मेरे पिताजी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। चटाक। अर्जुन कपूर के इशारे पर खड़े एक बॉडीगार्ड ने करण सिन्हा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया और वह दर्द से चीख उठा। आह! दूर से आ रहे निखिल सिन्हा को यह देखकर गहरा झटका लगा। उसके बेटे को किसी ने थप्पड़ मारा था और वह भी गोवा में। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कदम तेज कर दिए। पिताजी!
इस आदमी ने मुझे मारा और मुझे कैद कर लिया। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा, करण सिन्हा ने रोते हुए कहा। निखिल सिन्हा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें सीधे तानया शर्मा पर टिक गईं। क्या शर्मा परिवार अब सिन्हा परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहता है? निखिल सिन्हा ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी गलतफहमी है, झगड़ा तुम्हारे बेटे ने शुरू किया था, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अश्वगति रेसकोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया, जिसने करण सिन्हा के गलत कामों का पूरा विवरण सुनाया। निखिल सिन्हा को अब अपने बेटे की बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बना हुआ था। अगर तुमने मेरे बेटे को सिर्फ हराया होता तो मैं शायद इस पर विचार करता, लेकिन तुमने उसे बंधक बना लिया और 5 अरब की मांग कर रहे हो। ये हमारे सिन्हा परिवार की बेइज्जती है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि हम कौन हैं और तुम कौन हो। हमारा सिन्हा परिवार किसी के आगे झुकता नहीं। सपने देखना बंद करो, निखिल सिन्हा ने घमंड से कहा। निखिल सिन्हा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? तानया शर्मा ने विरोध किया। ओह, तो बताओ, यह अर्जुन कपूर आखिर है कौन? सिर्फ एक रेसकोर्स का मालिक, इसके अलावा और क्या? निखिल सिन्हा ने उपहास किया। अर्जुन कपूर सिर्फ अश्वगति रेसकोर्स का मालिक नहीं है, वह तिवारी ग्रुप का भी शेयर होल्डर है और पैटेक फिलिप कंपनी का मालिक भी, तानया शर्मा ने जवाब दिया। क्या? निखिल सिन्हा चौंक गया। पैटेक फिलिप जैसी लग्जरी घड़ी ब्रांड का मालिक होना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तिवारी ग्रुप की बात अलग थी। तिवारी ग्रुप भले ही अकेले बहुत बड़ा न हो, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी, लुई वुइटों ग्रुप। लुई वुइटों ग्रुप $1 ट्रिलियन से अधिक के बाजार मूल्य वाला वैश्विक लग्जरी साम्राज्य। क्या ये सच में संभव था कि अर्जुन कपूर इस समूह से जुड़ा हो? हम्फ, इससे क्या होता है? हालांकि निखिल सिन्हा की आवाज़ अभी भी ठंडी थी, लेकिन अब उसके शब्दों में पहले जैसी घमंड भरी धार नहीं थी। अगर तुम करण को छोड़ देते हो तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, निखिल सिन्हा ने धमकी दी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, अश्वगति रेसकोर्स के एक कर्मचारी ने दौड़ते हुए आकर कहा, बॉस, आपके लिए एक कॉल आई है। कॉल? अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हुआ। कौन कॉल कर रहा है? कह रहे हैं कि वह लुई वुइटों ग्रुप के उपाध्यक्ष हरिहर पोद्दार हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लुई वुइटों ग्रुप के उपाध्यक्ष? निखिल सिन्हा भी स्तब्ध रह गया। यह असंभव है। निखिल सिन्हा के मन में पहला विचार यही आया, लेकिन अर्जुन कपूर भी उतना ही चौंक गया था। क्या सच में लुई वुइटों ग्रुप का कोई व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है? फिर भी वह जल्दी से फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ा। हेलो, क्या मैं अर्जुन कपूर से बात कर रहा हूँ? दूसरी तरफ से एक सम्मानजनक आवाज़ आई। हाँ, मैं अर्जुन कपूर बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हरिहर पोद्दार, लुई वुइटों ग्रुप का उपाध्यक्ष हूँ। मैंने पहले आपके मोबाइल पर कॉल किया था, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन उठाया। उन्होंने बताया कि आप अपना मोबाइल होटल में भूल गए हैं, इसलिए मैं इस नंबर पर कॉल कर रहा हूँ। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया, लेकिन फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। लुई वुइटों ग्रुप का उपाध्यक्ष मुझसे क्यों संपर्क कर रहा है? अध्याय 335। सबसे पहले मैं अर्जुन कपूर को तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने पर बधाई देना चाहता हूं। उम्मीद है कि भविष्य में हमारे बीच अच्छा सहयोग रहेगा, हरिहर पोद्दार ने औपचारिकता निभाने के बाद सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन कपूर की तिवारी ग्रुप में हिस्सेदारी अब 4% से अधिक हो चुकी है। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि क्या अर्जुन कपूर और अधिक शेयर खरीदने में रुचि रखते हैं। अगर हाँ, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और कीमत को आसानी से तय किया जा सकता है। हरिहर पोद्दार ने समझाया कि वास्तव में लुई वुइटों ग्रुप खुद तिवारी ग्रुप के कुछ शेयर बेचना चाहता था। अर्जुन कपूर इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से थोड़ा चौंक गया। बेशक, अर्जुन कपूर को तिवारी ग्रुप के और शेयर खरीदने में दिलचस्पी थी, और वह भी बहुत अधिक। लेकिन अगर उसे अपनी पूंजी लगाकर यह करना पड़ा तो यह उचित नहीं था। उसके पास अभी 20 से 30 अरब की नकद पूंजी थी, लेकिन अगर उसने एक बार में सारे शेयर खरीद लिए और फिर कोई समस्या खड़ी हो गई तो क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिस्टम उसे कभी कभी तिवारी ग्रुप के शेयर पुरस्कार के रूप में देता था। अगर वह बिना पैसे खर्च किए तिवारी ग्रुप के शेयर प्राप्त कर सकता था तो अभी क्यों खरीदे? मुझे पता है कि यह प्रस्ताव थोड़ा अचानक है। अर्जुन कपूर इसे सोच समझ कर तय करें और जब भी निर्णय लें मुझे बता सकते हैं। यह मेरा निजी नंबर है। हरिहर पोद्दार ने यह समझकर कि यह फैसला तुरंत नहीं लिया जा सकता, बातचीत को यहीं समाप्त किया और फ़ोन काट दिया। अर्जुन, ये फ़ोन कॉल किसका था? तानया शर्मा ने पूछा, जिसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। लुई वुइटों ग्रुप के उपाध्यक्ष हरिहर पोद्दार का, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। $1 ट्रिलियन से अधिक की कंपनी का उपाध्यक्ष खुद फ़ोन कर रहा था। ये वाकई में अविश्वसनीय था। दूसरी तरफ निखिल सिन्हा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अर्जुन कपूर इतनी आसानी से लुई वुइटों ग्रुप के उपाध्यक्ष का नाम ले रहा था। इसका मतलब था कि यह झूठ नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा हो सकता था।
अगर लुई वुइत्तों ग्रुप के उपाध्यक्ष खुद अर्जुन कपूर को फ़ोन कर रहे थे, तो इसका मतलब था कि उनका संबंध लुई वुइत्तों ग्रुप से बेहद मजबूत था। अगर ऐसा था, तो अर्जुन कपूर से दुश्मनी लेना कोई आसान काम नहीं था। निखिल सिन्हा हिचकिचाने लगा। वह अब अर्जुन कपूर को 500 मिलियन का मुआवजा देने पर विचार करने लगा। पिताजी, आप इसे मत मानिए। हमारा सिन्हा परिवार कभी किसी के आगे नहीं झुकता। हम एक 22 साल के लड़के को मुआवजा क्यों दें? करण सिन्हा ने गुस्से में कहा। ठीक है, मैं 500 मिलियन का मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। निखिल सिन्हा ने अपने बेटे की बात सुनते ही तुरंत हामी भर दी। अगर उसका बेटा ये बात न कहता तो शायद वह इसे नज़रअंदाज कर देता। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कपूर वास्तव में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था। पिताजी, ये गलत है, करण सिन्हा ने गुस्से से चिल्लाया। चुप रहो, घर वापस आने पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, निखिल सिन्हा ने गुस्से में डांटा। सिन्हा परिवार में परिवार के नियम बेहद सख्त थे। अगर किसी ने परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर सजा दी जाती थी। करण सिन्हा की आंखों में अंधेरा छा गया। उसी समय सिस्टम की आवाज़ आई। टास्क पूरा हुआ। तिवारी ग्रुप के 5% शेयर प्राप्त किए, जिससे आप तिवारी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष बन गए। 131 अनुभव अंक प्राप्त हुए। टास्क पूरा हुआ। अब अर्जुन कपूर के पास तिवारी ग्रुप के 54% शेयर थे, जिससे वह इसका सबसे बड़ा मालिक और नया अध्यक्ष बन गया। अर्जुन कपूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। निखिल सिन्हा के सामने ही उन्होंने तुरंत 500 मिलियन का भुगतान ट्रांसफर करने के लिए कह दिया। अब वह सिन्हा परिवार के नियंत्रण से बाहर आ चुका था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। निखिल सिन्हा सिर हिलाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह मुड़ा और बोला, एक आखिरी सवाल अर्जुन कपूर, तुम तिवारी ग्रुप में किस पद पर हो? वह वास्तव में जानना चाहता था कि अर्जुन कपूर की स्थिति तिवारी ग्रुप में कितनी महत्वपूर्ण थी। मैं तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक और नया अध्यक्ष हूं, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या, तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक और नया अध्यक्ष? निखिल सिन्हा का चेहरा पल भर में बदल गया। उसे याद था कि तिवारी ग्रुप पहले पूरी तरह से लुई वुइत्तों ग्रुप के अधीन था, लेकिन अब अर्जुन कपूर सबसे बड़ा शेयरधारक और अध्यक्ष बन चुका था, और लुई वुइत्तों ग्रुप ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अर्जुन कपूर सचमुच अविश्वसनीय था। अर्जुन कपूर, मेरे बेटे ने सच में मूर्खता की। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं घर जाकर इसे सबक सिखाऊंगा, निखिल सिन्हा ने विनम्रता से कहा। अब उसका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर निखिल सिन्हा ने अपने बेटे करण सिन्हा का कान पकड़ा और उसे जबरन बाहर ले गया। उनके जाने के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। असल में हम अर्जुन कपूर की मदद करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम सिन्हा परिवार की समस्या हल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अर्जुन कपूर ने सब कुछ खुद ही हल कर लिया, तानया शर्मा ने कहा। वह इस बात से हैरान था कि अर्जुन कपूर ने 500 मिलियन भी हासिल कर लिए और तिवारी ग्रुप का अध्यक्ष भी बन गया। इसके बाद तानया शर्मा और उनके पिता वहां से चले गए। अब अर्जुन कपूर के पास एक और महत्वपूर्ण काम था, जिसे वह पहले से ही करने की योजना बना रहा था। अध्याय 336। अब समय आ गया था तिवारी ग्रुप के मुख्य आभूषण डिजाइनर को बदलने का। अर्जुन कपूर अब किसी कंपनी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ऐसे कर्मचारी चाहिए जो उनके आदेशों का पालन करें। जो लोग अवज्ञाकारी होंगे वे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, तिवारी ग्रुप का पूर्व मुख्य आभूषण डिजाइनर न केवल औसत दर्जे का था, बल्कि आदेशों का पालन करने से भी इनकार करता था। ऐसे व्यक्ति को इतने ऊंचे वेतन पर रखने का क्या फ़ायदा? पहले अर्जुन कपूर को इस विषय में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन अब जब वह तिवारी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष बन चुके थे, तो यह मामला महत्वपूर्ण हो गया था। अर्जुन कपूर को अब तिवारी ग्रुप के भविष्य के विकास की जिम्मेदारी लेनी थी और उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़े। हालांकि अर्जुन कपूर ने यह निर्णय नहीं लिया कि मुख्य डिजाइनर को तुरंत हटा दिया जाए। उनकी योजना थी कि पहले रितिका पटेल को तिवारी ग्रुप के मुख्यालय में प्रवेश कराया जाए, ताकि वह कंपनी की कार्यप्रणाली समझ सके, और फिर उचित समय पर वर्तमान मुख्य आभूषण डिजाइनर को प्रतिस्थापित किया जाए। अगर मुख्य डिजाइनर को अचानक हटा दिया जाता तो रितिका पटेल को अनुभव की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था, जिससे कंपनी के कार्यों में देरी हो सकती थी। रितिका पटेल को तेजी से तिवारी ग्रुप की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए अर्जुन कपूर ने उनकी सहयोगी ज्योति चौहान को भी तिवारी ग्रुप के मुख्यालय में नियुक्त किया। रितिका पटेल और ज्योति चौहान पहले सहपाठी और अच्छे मित्र भी थे। ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग कर सकती थीं। ये योजना बनाकर अर्जुन कपूर ने तुरंत तिवारी ग्रुप के मानव संसाधन विभाग से संपर्क किया और रितिका पटेल और ज्योति चौहान के लिए उपयुक्त पदों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने ज्योति चौहान को फ़ोन किया और उन्हें निर्देश दिए। मुझे समझ आ गया बॉस,
आप निश्चिंत रहें, मैं जैसे ही तिवारी ग्रुप में जाऊंगी वहां जल्दी से अपनी स्थिति मजबूत कर लूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। ज्योति चौहान ने आश्वासन दिया। सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी सीनियर बहन ऋतिका पटेल की भी मदद करनी होगी, अर्जुन कपूर ने चेतावनी दी। बिल्कुल बॉस, ज्योति चौहान ने जवाब दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने ऋतिका पटेल से भी संपर्क किया और आवश्यक निर्देश देने के बाद उन्हें तिवारी ग्रुप के मुख्यालय जाने की तैयारी करने के लिए कहा। बॉस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिका पटेल बेहद उत्साहित थी और अपने बॉस के प्रति आभार प्रकट कर रही थी। नया इनाम प्राप्त हुआ। 10वें दिन का संबंध विच्छेद। इनाम, इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 6% शेयर, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष बनने का अधिकार मिला। अब अर्जुन कपूर के पास इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 18% शेयर थे। साथ ही वह अब इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष और वास्तविक नियंत्रक भी बन चुके थे। इससे उनकी शक्ति इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के भीतर और भी अधिक बढ़ गई थी। गति रेस कोर्स छोड़ने के बाद अर्जुन कपूर होटल लौटे और वहां ईशा पटेल के साथ दोपहर का भोजन किया। दोपहर के भोजन के बाद दोनों ने गोवा के कुछ और दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। शाम को अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल के साथ शर्मा परिवार के निवास का दौरा किया। दोपहर में रवाना होने से पहले तुषार शर्मा ने विशेष रूप से अर्जुन कपूर को शर्मा परिवार में आयोजित रात्रिभोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और अर्जुन कपूर ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति शर्मा परिवार से मिलने आया हुआ था। श्रीमान कपूर, मुझे बहुत खेद है। मूल रूप से आज रात मैंने केवल आपको और ईशा बहन को आमंत्रित किया था, लेकिन अचानक अश्विन मेहता मिलने आ गए। तुषार शर्मा ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाकर कहा। इसके बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को अंदर आमंत्रित किया गया। दूसरी ओर अश्विन मेहता पहले से ही शर्मा परिवार के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। जैसे ही श्री शर्मा ने अर्जुन कपूर को देखा, वह तुरंत खड़े हो गए और अत्यंत शिष्टता से उनसे हाथ मिलाया। अश्विन मेहता ने बस एक नज़र डाली और फिर लापरवाह अंदाज में बैठा रहा, मानो अर्जुन कपूर वहां मौजूद ही न हो। श्री शर्मा, अगले 5 वर्षों में हम भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में 6-8 होटल बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसका कुल निवेश दसियों अरबों में होगा। अश्विन मेहता ने कहा, हम इस समय एक उपयुक्त रियल एस्टेट डेवलपर की तलाश कर रहे हैं जो हमारे साथ साझेदारी कर सके। आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश भरोसेमंद नहीं हैं। हम एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार चाहते हैं। अश्विन मेहता ने संकेत दिया। शर्मा परिवार भी रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्यरत था और गोवा के कुछ क्षेत्रों का विकास शर्मा परिवार ने ही किया था। ये सुनकर अर्जुन कपूर का ध्यान भी इस चर्चा की ओर चला गया। अब वह इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक थे। अगर अश्विन मेहता इतना बड़ा निवेश कर रहे थे तो इसका मतलब था कि वे कई 5 सितारा होटल बना रहे थे और ये होटल इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धा साबित हो सकते थे। इसलिए अर्जुन कपूर ने भी इस चर्चा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। श्री शर्मा, हमारा शर्मा परिवार आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हमारी ताकत सभी को स्पष्ट रूप से पता है। अगर आप हमारे परिवार को ये होटल निर्माण कार्य सौंपते हैं तो हम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। श्री शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्कुल, लेकिन कई अन्य रियल एस्टेट कंपनियां भी हमसे सहयोग के लिए संपर्क कर रही हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से शर्मा परिवार को प्राथमिकता देना चाहता हूं, लेकिन अन्य वरिष्ठ अधिकारी अन्य कंपनियों को पसंद कर सकते हैं। इसलिए अश्विन मेहता ने संकेत दिया कि उन्हें कुछ लाभ चाहिए। अश्विन मेहता के शर्मा परिवार के निवास पर आने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट था, उन्हें शर्मा परिवार से कुछ लाभ प्राप्त करना था। अर्जुन कपूर यह समझ चुके थे कि यह विदेशी व्यक्ति किस प्रकार का खेल खेल रहा था और मन ही मन उन्होंने ठंडी सांस ली। इस तरह की खुली और स्पष्ट रिश्वत की मांग वास्तव में घृणित है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना भ्रष्ट उच्च अधिकारी कैसे मौजूद है। हालांकि तारक शर्मा भी व्यवसाय की दुनिया के अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, कोई समस्या नहीं श्रीमान अश्विन, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको मदद के बिना नहीं छोड़ सकता। आइए इसे ऐसे करते हैं, मेरे पास यहाँ 100 मिलियन हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और हमारी मदद करें। तारक शर्मा ने सीधे एक बैंक कार्ड निकालकर अश्विन मेहता की ओर बढ़ाया। चूंकि दोनों पक्षों के बीच अभी तक कोई आधिकारिक साझेदारी समझौता नहीं हुआ था, इसलिए तारक शर्मा को बहुत बड़ी रकम देने में हिचकिचाहट थी। वैसे भी 100 मिलियन की शुरुआती रिश्वत कोई छोटी राशि नहीं थी। लेकिन अश्विन मेहता ने बैंक कार्ड की ओर सिर्फ एक नज़र डाली और उसे लेने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। श्रीमान शर्मा, यह मामला इतना आसान नहीं है, अश्विन मेहता ने अजीब तरीके से कहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि 100 मिलियन उनके लिए पर्याप्त नहीं थे। मैं वास्तव में शर्मा परिवार के साथ सहयोग करना चाहता हूं, लेकिन ये निर्णय अकेले मेरा नहीं है।
मेरी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और वे कुछ अन्य कंपनियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सही कारण मिले तो मैं उन्हें समझा सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन कपूर का गुस्सा बढ़ गया। यह आदमी न केवल खुलेआम रिश्वत मांग रहा था, बल्कि इसे कंपनी के सर्वोत्तम हित के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था, मानो वह कोई बड़ा उपकार कर रहा हो। ऐसे लोगों से निपटना हमेशा झंझट भरा होता है। अर्जुन कपूर यह सब सुनकर पहले से ही चिढ़ चुके थे, लेकिन फिर अश्विन मेहता ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। अध्याय 337। श्री सक्सेना निश्चिंत रहें, हमारे इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के प्रोजेक्ट में निवेश कम नहीं होगा और शर्मा परिवार को निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ मिलेगा। अश्विन मेहता ने जानबूझकर तारक शर्मा को संकेत देने की कोशिश की ताकि वह और अधिक लाभ प्राप्त कर सके। हालांकि ये सुनकर अर्जुन कपूर पूरी तरह से चौंक गए। क्या यह आदमी हमारे इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का हिस्सा है और सबसे अधिक संभावना है कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी वरिष्ठ पद पर कार्यरत है। पहले अर्जुन कपूर सोच रहे थे कि यह व्यक्ति किसी अन्य कंपनी से आया होगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यह तो इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति मेरी ही कंपनी में काम करता है और रिश्वतखोरी कर रहा है। ये सोचते ही अर्जुन कपूर का चेहरा गंभीर हो गया। अश्विन मेहता को इस बात का एहसास ही नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह नज़रअंदाज कर रहा था वही उसका नया बॉस है। श्री शर्मा, इस परियोजना का निवेश बहुत विशाल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार इससे लाभान्वित हो तो आपको थोड़ा सहयोग करना होगा। अश्विन मेहता ने एक बार फिर संकेत दिया कि उसे अधिक पैसा चाहिए। श्री मेहता, क्या ये सौदा संभालने के लिए कोई विशेष व्यक्ति है? तारक शर्मा ने संदेहपूर्वक पूछा। हाँ, हमारी कंपनी के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष ही इस फैसले को अंतिम रूप देंगे, लेकिन मैं उनकी करीबी संपर्क हूँ। अगर वह संतुष्ट हैं तो ये सौदा आपकी झोली में होगा। अश्विन मेहता ने गर्व से कहा। अर्जुन कपूर की भौहें तन गईं। ओह, तो हमारे अध्यक्ष रिश्वत लेते हैं? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल, वह पैसे के प्रति बहुत उदार हैं। अगर सही रकम दी जाए तो ये काम आसानी से हो सकता है। अश्विन मेहता ने ठहाका लगाया। तुम्हें कितना समय हुआ उन्हें जानने का? 20 साल से अधिक, अश्विन मेहता ने गर्व से कहा। ये सुनते ही अर्जुन कपूर की हंसी छूट गई। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अश्विन मेहता ने संदेहपूर्वक पूछा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं खुद इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का एशिया प्रशांत क्षेत्र का नया अध्यक्ष हूँ, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही अश्विन मेहता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या आप एशिया प्रशांत के अध्यक्ष हैं? हाँ, और तुम्हारा कहना है कि मुझे तुमसे 20 साल से अधिक समय से रिश्वत मिल रही है? अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से पूछा। अश्विन मेहता पसीने से भीग गया। माफ़ करें श्री कपूर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? तुमने मेरे नाम का दुरुपयोग करके इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप को भ्रष्टाचार में घसीटने की कोशिश की और अब इसे मजाक कह रहे हो? अर्जुन कपूर का स्वर और भी ठंडा हो गया। श्री कपूर, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता हूँ, अश्विन मेहता ने अचानक कहा। क्या जानकारी? अर्जुन कपूर ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा। ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे आपके लिए बड़ा संकट टल सकता है। अध्याय 338। मिस्टर अर्जुन को हमारे इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप में शामिल हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें ग्रुप की आंतरिक स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, अश्विन मेहता ने अनुमान लगाया। तो क्या? अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। अगर मिस्टर अर्जुन किसी और पद पर होते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आप इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं और यहीं पर समस्या है, अश्विन मेहता ने समझाया। ये पद हमारे इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के अध्यक्ष सुबोध तिवारी और सबसे बड़े शेयरधारक अवनी वर्मा के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। बहुत सी कंपनियों की तरह इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप भी 2 गुटों में बंटा हुआ है। पहला गुट अवनी वर्मा का है, जो कि ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं और उनके साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। दूसरा गुट सुबोध तिवारी का है, जो अभी तक ग्रुप के अध्यक्ष हैं और उन्हें कुछ अन्य शेयरधारकों का समर्थन प्राप्त है। अवनी वर्मा और सुबोध तिवारी के बीच काफ़ी समय से टकराव चल रहा है। अवनी वर्मा चाहती थीं कि सुबोध तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए या किनारे कर दिया जाए। पहले इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष सुबोध तिवारी ही थे, लेकिन अवनी वर्मा ने उन्हें पद से हटा दिया था। सुबोध तिवारी, जो कि दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शेयरधारकों के समर्थन से मजबूत स्थिति में हैं, अवनी वर्मा के मुकाबले खड़े हैं। अब इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी और इन 2 गुटों के बीच इस पद को हथियाने की होड़ चल रही थी। लेकिन तभी अचानक अर्जुन कपूर इस पद पर आ गए, जो इन दोनों गुटों से बाहर के थे। ये खबर सुनकर अश्विन मेहता ने अर्जुन कपूर को पूरी स्थिति समझाई। अगर इन 2 गुटों में से किसी के आदमी को इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष का पद मिलता तो वह उनके लिए अच्छी खबर होती,
लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर ले तो वह एक और पोर्ट्रेटो मुश्किल स्थिति बन जाता है। पास खड़े तारक शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। ये स्थिति अर्जुन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। कोई और होता तो यह मामला बहुत सिरदर्दी वाला हो जाता, लेकिन अर्जुन कपूर के पास सिस्टम था। क्या अर्जुन कपूर इन दोनों गुटों से डरने वाले थे? बिल्कुल नहीं। मुझे इस जानकारी के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये कुछ खास चिंता करने वाली बात नहीं लगती। अर्जुन कपूर ने कहा, बिल्कुल, केवल इस खबर से मैं मिस्टर अर्जुन से दया की भीख नहीं मांग सकता। अश्विन मेहता रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और अपनी असली मंशा प्रकट की। सच कहूं तो मैं सुबोध तिवारी के गुट से हूं और इस गुट के कुछ प्रमुख लोगों के बहुत करीब हूं। अगर मिस्टर अर्जुन मुझे एक मौका दे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपके लिए गुट के अंदर एक रास्ता खोल सकता हूं और आपको हमारे अध्यक्ष के साथ जोड़ सकता हूं। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे गुट के सदस्य बन जाएंगे और आपको किसी और चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह एक और तो वह अर्जुन कपूर से दया की भीख मांग रहा था और दूसरी ओर वह अपने गुट के लिए अर्जुन कपूर को भर्ती कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। तुम चाहते हो कि मैं सुबोध तिवारी के गुट में शामिल हो जाऊं? अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लीगल डिपार्टमेंट कानूनी विभाग से संपर्क करना चाहिए। अर्जुन कपूर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस समय अर्जुन कपूर के पास इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 18% शेयर थे। अब सुबोध तिवारी का सबसे बड़ा समर्थक आकाश हंसेन भी केवल 22.3% शेयरधारक था। अगर अर्जुन कपूर कुछ और इनाम प्राप्त कर लेते तो वह जल्द ही सबसे बड़े शेयरधारक बन सकते थे। मिस्टर अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। अश्विन मेहता ने गुस्से में देखा और वहां से चला गया। दूसरी ओर जब अर्जुन कपूर ने शर्मा परिवार के घर पर डिनर किया तो ये खबर इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप मुख्यालय तक पहुंच गई। सुबोध तिवारी ने तुरंत अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई। बताओ, हमें इस अर्जुन कपूर का सामना कैसे करना चाहिए? हमें उसे अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए या उसे निशाना बनाना चाहिए? सुबोध तिवारी ने पूछा। इसी दौरान एक समर्थक को अश्विन मेहता की कॉल आई। उपाध्यक्ष, हमारे नए एशिया प्रशांत अध्यक्ष की कोई औकात नहीं है। मैंने उसे हमारे गुट में शामिल करने की पेशकश की, लेकिन उसने मुझे फटकार कर निकाल दिया। क्या उसने हमारे गुट में शामिल होने से मना कर दिया? समर्थक का चेहरा बिगड़ गया। हाँ उपाध्यक्ष, अश्विन मेहता ने जवाब दिया। मैं अभी अध्यक्ष के साथ हूँ, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। ये सुनकर सुबोध तिवारी के पूरे गुट में हड़कंप मच गया। यह आदमी सच में बहुत घमंडी है। अगर उसने हमारे साथ शामिल होने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब है कि वह अवनी वर्मा के साथ जा रहा है। हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसी समय, ठीक है, मैं खुद जाकर अर्जुन कपूर से मिलता हूँ। एक भारी शरीर वाला आदमी खड़ा हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि आकाश हंसेन था, जो कि इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था और सुबोध तिवारी का सबसे बड़ा समर्थक था। अगर अर्जुन कपूर हमारे साथ आना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वह मना करता है तब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आकाश हंसेन ने ठंडी आवाज में कहा, इस गुट में केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो झुको या दुश्मन बनो। सुबोध तिवारी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर आकाश हंसेन उठे और दक्षिण एशिया जाने की तैयारी करने लगे। क्या होगा जब आकाश हंसेन और अर्जुन कपूर आमने सामने होंगे? क्या अर्जुन कपूर किसी गुट में शामिल होंगे या खुद अपनी स्थिति मजबूत करेंगे? अध्याय 339। गोवा में शर्मा परिवार में अश्विन मेहता को भगा दिया गया था और तारक शर्मा ने अर्जुन कपूर की ओर गंभीरता से देखा। अर्जुन, अश्विन ने पहले कहा था कि तुम्हारे इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप एशिया प्रशांत मुख्यालय की योजना दकिया में कई होटल बनाने की है। मैं कुछ और नहीं कह सकता, लेकिन हमारी शर्मा प्रॉपर्टीज की गुणवत्ता बेहतरीन है और मैं निर्माण लागत को यथासंभव कम रखते हुए भी गुणवत्ता को बनाए रखूंगा। तारक शर्मा ने वादा किया। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मुख्यालय पहुंचकर इसकी जानकारी ले लूंगा। चिंता मत करो शर्मा, मैं तुम्हारी कंपनी को प्राथमिकता दूंगा। अर्जुन ने कहा। धन्यवाद अर्जुन। शर्मा बेहद आभारी थे। रात्रिभोज के बाद शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन और ईशा पटेल को होटल तक पहुंचाने के लिए लोगों की व्यवस्था की। समय धीरे धीरे बीतता गया और अगली सुबह करीब 10 बजे अर्जुन के प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कौन हो सकता है? अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग जानते थे कि वह यहाँ रह रहा है। ये सोचते हुए अर्जुन ने दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने एक अधेड़ महिला अपनी महिला सचिव के साथ विनम्रता से खड़ी थी। क्या आप अर्जुन हैं, इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप से? महिला ने बहुत ही शिष्टता से अभिवादन किया। आप कौन हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर आश्चर्य से पूछा। नमस्कार अर्जुन, मैं झनकार रियल एस्टेट ग्रुप की अध्यक्ष जगदीश झा हूँ। मैंने सुना कि आप यहाँ रुके हुए हैं, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। महिला ने खुद का परिचय दिया।
इसके साथ ही उसने अपनी सचिव को इशारा किया, जिसने बड़े और छोटे पैकेजों में विभिन्न उपहार निकालकर रख दिए। इनकी कीमत कम से कम 1 मिलियन थी। अंदर आइए, अर्जुन ने कहा। महिला और उसकी सचिव प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग रूम में चली गईं। बताए, झा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, हमारा झनकार रियल एस्टेट ग्रुप आपकी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहता है। आपके पूर्ववर्ती एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष हर्षित मेहरा भी इस पर सहमत थे। महिला ने सच कहा। असल में वे हर्षित मेहरा से लगभग डील फाइनल कर चुके थे, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया। पिछली रात जब उसने सुना कि अर्जुन नए एशिया प्रशांत अध्यक्ष बन गए हैं, तो उसने थोड़ी जांच की और पाया कि वह इंडियन ग्रैंड होटल पर रुके हुए हैं। चूंकि वह इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के एशिया प्रशांत मुख्यालय के कई अधिकारियों को जानती थी, उसे यह जानकारी निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसलिए वह तुरंत गोवा आ गई। सच में, अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। एक राजा के बदलते ही दरबार भी बदल जाता है। उसके पूर्ववर्ती ने जो किया उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। महिला को भी एहसास हुआ कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने धीरे से कहा, अर्जुन, यदि आप हमें ये होटल बनाने देंगे तो मैं आपको 10% लाभांश देने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे 10% लाभ दोगी तो तुम्हारे झनकार रियल एस्टेट ग्रुप का मुनाफा कम हो जाएगा। क्या फिर भी तुम गुणवत्ता की गारंटी दे सकती हो? अर्जुन ने पलटकर पूछा। गुणवत्ता की चिंता मत करो। जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं आती, इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप को थोड़ा नुकसान ही होगा, और इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप तुम्हारा तो है नहीं। महिला ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम अपना उपहार वापस ले जाओ और निकल जाओ। हम तुमसे कोई सहयोग नहीं करेंगे। अर्जुन ने सीधे मना कर दिया। उसके पास पहले से ही इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 18% शेयर थे और वह भविष्य में सबसे बड़ा शेयरधारक बनने वाला था। यदि कंपनी को नुकसान होता है तो वह खुद भुगतेगा, और अगर कोई बड़ी समस्या हुई तो वह 10% लाभ से कहीं अधिक नुकसान में रहेगा। अर्जुन, सब कुछ बातचीत से हल किया जा सकता है। महिला ने मनाने की कोशिश की। बात खत्म, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। महिला ने गहरी सांस ली और अपनी सचिव के साथ बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक विदेशी आदमी जो काफी मोटा था, होटल के कुछ कर्मचारियों के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब महिला ने उसे पहचाना तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह आकाश हंसेन था, इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। यह अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली था। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी और अभिवादन किया। आकाश हंसेन को पहले तो थोड़ी नापसंदगी हुई, लेकिन जब उसने सुना कि अर्जुन ने इस महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। रुको, आकाश हंसेन ने कहा। अर्जुन, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अश्विन मेहता ने शायद तुम्हें नाराज कर दिया हो, और मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगा, चाहे तुम उसे कोई भी सजा दो। गोवा पहुंचने के बाद उसने बीती रात की घटनाओं के बारे में थोड़ा पता किया और अश्विन की बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया। लेकिन मैं अब भी चाहता हूं कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। आखिरकार तुम अभी सिर्फ तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक हो। आकाश हंसेन ने पहले विनम्रता से कहा। मुझे तुम्हारी लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने सिर हिला दिया। अर्जुन द्वारा इनकार किए जाने के बाद आकाश हंसेन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अर्जुन, अगर तुम हमारे दोस्त नहीं बन सकते तो तुम हमारे दुश्मन होगे। आकाश हंसेन ने अर्जुन को धमकाया। और हमारे दुश्मन बनने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच में, मेरे दुश्मन बनने का अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने उसी अंदाज में जवाब दिया। वह धमकियों से नफरत करता था। हा, अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष बन जाने और तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक होने से कोई तुम्हें छू नहीं सकता? आकाश हंसेन ने पूरी तरह से दुश्मनी मोल ले ली। अर्जुन, तुम बहुत ढीठ हो। महिला ने आकाश हंसेन को खुश करने के लिए तुरंत अर्जुन का अपमान किया। आकाश हंसेन खड़ा हो गया और अर्जुन को घूरते हुए बोला, अगर मैं चाहूं तो मेरी टीम तुम्हें आसानी से साइडलाइन कर सकती है और तुम्हें तुम्हारी स्थिति से हटा भी सकती है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हटा सकते हो? अर्जुन ने पूछा। क्यों नहीं, मैं इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। आकाश हंसेन ने गर्व से जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सिस्टम की आवाज आई। डिंग, संबंध विच्छेद के 67वें दिन का इनाम, इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 7% शेयर, जिससे तुम नए दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। अध्याय 340। आज की सिस्टम इनाम में इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के शेयर थे, और इस बार सिस्टम ने अर्जुन कपूर को एक साथ 7% शेयर दे दिए। एक ही झटके में अर्जुन के पास इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 25% शेयर हो गए, जिससे उसने आकाश हंसेन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। इतना ही नहीं, इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के मौजूदा सबसे बड़े शेयरधारक अवनी वर्मा के पास केवल 33.2% शेयर थे।
अब अर्जुन को सिर्फ 7.3% और शेयर चाहिए थे ताकि वह इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का नया सबसे बड़ा शेयरधारक और इस कंपनी का सर्वोच्च व्यक्ति बन सके। क्यों, अब बोलना बंद क्यों कर दिया? आकाश हंसेन ने कहा। उसे लगा कि अर्जुन डर गया है, इसलिए वह और अधिक अहंकारी हो गया। अफसोस की बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अभी अभी तुम इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके हो। अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या, इसका क्या मतलब है? आकाश हंसेन को अर्जुन की बात समझ में नहीं आई। अगर मैं तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया हूं, तो दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? आकाश हंसेन ने पूछा। दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक मैं हूं, अर्जुन ने प्रभावशाली ढंग से उत्तर दिया। एक पल में आकाश हंसेन और वह अधेड़ महिला दोनों ही दंग रह गए। वे अविश्वास से अर्जुन की ओर देखने लगे। तुम इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए, ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास तो सिर्फ 18% शेयर थे, आकाश हंसेन ने अविश्वास से कहा। वह पहले की बात थी, अब मेरे पास 25% शेयर हैं, अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। 25%? आकाश हंसेन ने ठंडी सांस ली और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उस अधेड़ महिला का चेहरा और भी ज्यादा जटिल था। आश्चर्य, झटका, पछतावा, आत्मदोष जैसी कई भावनाएं उसके चेहरे पर नजर आ रही थीं। अभी कुछ समय पहले उसने आकाश हंसेन को खुश करने के लिए अर्जुन की निंदा की थी, लेकिन अब उसे पता चला कि अर्जुन ने आकाश हंसेन को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बना लिया है। अब क्या वह एक मजाक नहीं बन गई थी? वहीं आकाश हंसेन खुद भी स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्जुन का सामना कैसे करे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा दुश्मन बनना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। आकाश हंसेन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इतने कम समय में अर्जुन ने 25% शेयर हासिल कर लिए। उसके पास कितनी ताकत और कितने प्रभावशाली संपर्क होंगे। आकाश हंसेन को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने जल्दबाजी कर दी। इस क्षण आकाश हंसेन, जो खुद को हमेशा एक कुलीन और घमंडी व्यक्ति मानता था, ने अपनी अहंकारिता को त्याग दिया और अर्जुन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने बहुत बुरी बातें कह दी। उस अधेड़ महिला ने भी अर्जुन से कांपते हुए माफी मांगी। मुझे माफी की जरूरत नहीं है, मैं भविष्य में झनकार रियल एस्टेट ग्रुप का खास ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही उस अधेड़ महिला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गई। उसने बार बार माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने उसे सीधे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद अर्जुन ने आकाश हंसेन से कहा, अपने अध्यक्ष को जाकर बता दो कि मैं अब इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। उसे अपना ऑफिस साफ कर देना चाहिए और मेरे लिए जगह खाली कर देनी चाहिए, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। आकाश हंसेन को एहसास हो गया कि उसने अभी अभी अर्जुन को धमकाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे इस गलती का पछतावा था, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। उसने जल्दी से वहां से जाने का फैसला किया ताकि अपने गुट के लोगों के साथ रणनीति बना सके। जब ये परेशान करने वाले लोग चले गए तो अर्जुन के प्रेसिडेंशियल स्वीट में शांति लौट आई। चलो सिंधु तट शेखपुर की विला में चलते हैं ताकि हम इन परेशानियों से बच सकें, अर्जुन ने ईशा पटेल से कहा। यह विला करण सिन्हा से जीता गया था और यह गोवा का सबसे शानदार विला था। ठीक है, ईशा ने सहमति जताई। दोनों ने अपना सामान पैक किया और निकलने लगे। जब वे इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप की पहली मंजिल पर पहुंचे, अर्जुन की नज़र एक परिचित से दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निखिल रेड्डी था। वह हैदराबाद रेड्डी परिवार का एक अहम सदस्य था और रेड्डी परिवार के मुखिया महेंद्र रेड्डी द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया जाता था। अर्जुन को रेड्डी परिवार की जानकारी में निखिल रेड्डी की तस्वीर दिखी थी, लेकिन वह यहाँ गोवा में क्या कर रहा था? क्या वह भी छुट्टी मनाने आया था? लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं था जो इतनी आसानी से समय बर्बाद करे। अर्जुन ने तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाया और निखिल रेड्डी की गतिविधियों की जानकारी मांगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। निखिल रेड्डी हर कुछ महीनों में चोरी छिपे गोवा आता था और हमेशा अकेले आता था। किसी को नहीं पता था कि वह यहाँ क्या करने आता था। और इस बार उसने इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप में 10 दिनों के लिए एक कमरा बुक किया था। अब अर्जुन और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे इसकी तह तक जाना होगा। इसके बाद अर्जुन ने ईशा पटेल को सिंधु तट शेखपुर की विला जाने को कहा और खुद शर्मा परिवार की ओर निकल गया। अर्जुन के पास गोवा में कोई खास नेटवर्क नहीं था, लेकिन शर्मा परिवार गोवा का एक शीर्ष व्यावसायिक परिवार था जिसका एक मजबूत खुफिया नेटवर्क था। अर्जुन चाहता था कि शर्मा परिवार निखिल रेड्डी की गतिविधियों की जांच करे। शर्मा परिवार पहुंचकर अर्जुन ने संक्षेप में अपनी बात बताई। ये तो बहुत छोटी सी बात है। वह व्यक्ति निखिल रेड्डी है, उसकी उम्र करीब 40 साल है और वह हैदराबाद से है ना? बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो अर्जुन, तुम बस मेरी खबर का इंतजार करो। तुषार शर्मा ने तुरंत सहमति जताई। शर्मा परिवार के लिए गोवा में किसी की गतिविधियों की जांच करना कोई बड़ी बात नहीं थी।
10 मिनट बाद तुषार शर्मा लौट आया और एक फाइल अर्जुन को सौंपी। अर्जुन, ये लो, यह निखिल रेड्डी की गोवा में गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट है। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और फाइल खोली। जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी, अर्जुन की आंखें चमक उठी। क्या मैंने अभी अभी रेड्डी परिवार का एक बड़ा राज खोज लिया है?